हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य रक्षक नामक एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य रक्षक नामक एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया LIC ने। आंसर ऑप्शन नंबर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये आरोग्य रक्षक नामक एक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया है। बात आई LIC की। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC सरकार ने LIC का जो अध्यक्ष पद था उसको खत्म कर दिया। जो LIC में अध्यक्ष होता था उसको समाप्त कर दिया, अध्यक्ष पद को LIC के सरकार ने। और नए जो है MD व CEO, LIC में अब MD व CEO बनेगा अध्यक्ष पद की जगह। तो वर्तमान में जैसे उसके जो अध्यक्ष थे उन्हें MD और CEO बना दिया गया। उनका नाम है MR कुमार। ये अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष पद का जो है भारत सरकार ने LIC का अध्यक्ष पद समाप्त कर उसमें MD व CEO नियुक्त करने की बात करी थी। तो आरोग्य रक्षक जो ये एक स्वास्थ्य बीमा है लॉन्च किया है LIC ने। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? तो हाल ही में घोषणा की गई कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ पर लगाएगी? तो लगाएगी मथुरा में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में लगाया जाएगा ये ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। इसे कौन लगाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC लगाएगी। तो IOC की स्थापना 1959 में की गई थी। IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात आई है यानी कि मथुरा की। मथुरा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा की बात आई है तो मथुरा में भारत का पहला हाथियों का अस्पताल भी बना है। भारत का पहला हाथियों का जो अस्पताल है वो भी मथुरा में खोला गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? तो भारत सरकार किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? अपनी तरह का पहला ऐसा संस्थान होगा। तो इंडियन कल्चर जो सेंटर है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये लगाया जाएगा नोएडा में स्थापित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत सरकार देश के पहले भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करेगी। किसमें? नोएडा में। बात है नोएडा में, तो नोएडा की बात है। नोएडा में एक जेवर एयरपोर्ट पड़ता है। नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। तो हाल ही में जेवर एयरपोर्ट से नोएडा में फिल्म सिटी भी बन रही है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है। और नोएडा में ही भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर। तो यहाँ से जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य भारत की पहली पोड टैक्सी शुरू की गई है। भारत की पहली पोड टैक्सी जो है कहाँ पर शुरू की गई है? नोएडा में शुरू की गई है भारत की पहली पोड टैक्सी। नोएडा में भारत में पहली बार यानी जो है प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनी है, वो नोएडा में बनाई गई। प्लास्टिक के कचरे से जो है पहली बार सड़क बनाई गई भारत में, और वो भी कहाँ बनाई गई? नोएडा में बनाई गई। नोएडा के जो DM कौन है? नोएडा के DM कौन है? तो नोएडा के DM है यानी सुहास LY। ये नोएडा के DM है सुहास LY। इन्होंने पैरा ओलंपिक जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यानी नोएडा के CM अर्थात नोएडा के यानी कि DM जिनका नाम है सुहास LY, इन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में जो है किसके लिए? टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा के कौन है? वे DM है। बात है नोएडा में भारत जो यूपी सरकार नोएडा में यूपी सरकार जो है शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज भी बना रही है। शूटिंग रेंज भी नोएडा में बना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? ये जीता आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वैदेही डोंगरे ने जो है मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है। किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर है, आप देख सकते हैं ये है वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो क्रिस्टोलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में पेड्रो क्रिस्टोलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आप देख सकते हैं ये है पेड्रो क्रिस्टोलो। तो ये हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए पेरू के। आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो क्रिस्टोलो एक पूर्व शिक्षक हैं। ये एक टीचर थे यानी एक शिक्षक थे, टीचर थे। पेड्रो यानी क्रिस्टोलो
केस्टिलो जो पेड्रो केस्टिलो हैं, ये एक शिक्षक थे या पेरू के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा क्या है तो न्यू सोल पेरू की मुद्रा है और राजधानी क्या है पेरू की लीमा है। तो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो किस्टिलो ये बने, आप देख सकते हैं ये है पेड्रो किस्टिलो जो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने जो है भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जाएंगे। तो हाल ही में घोषणा की गई कि किस देश के नौसेना दिवस समारोह, उस देश का नौसेना दिवस बनाया जाएगा, उसका समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह उस देश में जाएंगे। तो यह है रूस। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस का जो नौसेना दिवस का समारोह होगा उसमें जो है भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भाग लेने जाएंगे। बात है रूस का जो नौसेना का जो दिवस है नौसेना दिवस रूस का कब होगा 25 जुलाई को होगा। इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। और इसमें एक भारतीय नौसेना का जहाज INS तंवर भी जाएगा। INS जो INS तंवर है ये भी इस समारोह में भाग लेने के लिए जाएगा। ये जो कि रूस की नौसेना दिवस का जो समारोह होगा इसमें भारतीय नौसेना जहाज INS तंवर भी भाग लेने के लिए जाएगा। बात है रूस की राजधानी क्या है मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस में भारतीय जो राजदूत है उनका नाम है क्या नाम है उनका डी बाला वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने अपनी तरह की पहली हाल ही में किस IIT ने, यह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हाल ही में किस IIT ने, कन्फ्यूजन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो हाल ही में किस IIT ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रिसनिंग डिवाइस जिसका नाम है एमलेक्स विकसित किया है। तो हाल ही में किस IIT ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रासनिंग डिवाइस जिसका नाम है एमलेक्स को विकसित किया है। तो ये क्या है IIT रोपण ने। आंसर ऑप्शन नंबर है IIT रोपण ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रासनिंग डिवाइस जिसका नाम है एमलेक्स को विकसित किया है। IIT रोपड़ कहाँ पर पड़ता है तो रोपड़ जगह कहाँ पर है पंजाब में पड़ता है IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है जिसका प्रयोग एरोस्पेस स्ट्रक्चरल चार्ज यानी जो एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में किया जाता है। तो ये पहली जो है किसने बनाई है स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु है जिसका प्रयोग एरोस्पेस स्ट्रक्चरल ये थोड़ा जो है फोर्जिंग में किया जाता है। तो ये जो बनाई है स्वदेशी रूप से स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया है DRDO ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा विकसित की गई है। आप देख सकते हैं ये है वो धातु। तो ये DRDO ने डेवलप किया हाई यानी स्ट्रेंथ यानी जो हाई स्ट्रेंथ कौन सी क्या नाम है इसका हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। ये है बे मिश्र धातु और इसका प्रयोग एरोस्पेस स्ट्रक्चर जो एरोस्पेस में कोई भी चीज़ जाती है अंतरिक्ष में उसके स्ट्रक्चर के निर्माण में किया जाता है। ये वो धातु है। बात है ये DRDO की। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी, इसलिए DRDO अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाता है। DRDO के वर्तमान में प्रमुख कौन है तो DRDO के वर्तमान में प्रमुख G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में प्रमुख है। ये जो धातु है ये किसने बनाई तो DRDO की एक इकाई है जिसका नाम है रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने बनाई है। हैदराबाद में एक DRDO की इकाई है जिसका नाम है रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा इस धातु को विकसित किया गया जिसका नाम है यानी जो स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया गया जिसका प्रयोग एरोस्पेस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और निवेश सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और निवेश को सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है तो ये स्थापना की है आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर यानी डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर की स्थापना की गई है। किसकी डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा डेयरी क्षेत्र में जो है यानी जो निवेश को बढ़ावा देने तथा उसको सुगम
सुगम बनाने के लिए। बात आई है डेयरी क्षेत्र की, तो भारत जो डेयरी क्षेत्र के मंत्री कौन है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के मंत्री है पुरुषोत्तम कोडाभाई रूपाला। पुरुषोत्तम कोडाभाई रूपाला ये नए बने हैं। तो डेयरी क्षेत्र, पशुपालन और मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र के मंत्री कौन बने हैं, हाल ही में बने थे पुरुषोत्तम कोडाभाई रूपाला। पुरुषोत्तम कोडाभाई रूपाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूपाला ये हैं नए यानी डेयरी क्षेत्र के मंत्री हैं। बात आई है डेयरी क्षेत्र की, तो डेयरी क्षेत्र में किसकी बात चलती है, दूध की बात आई है, दूध की यानी मिल्क की बात आई है, तो मिल्क की बात आई है। तो भारत में राष्ट्रीय मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ये जो 26 नवंबर को क्यों बनाया जाता है, 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। वर्गीज जो कुरियन है उनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, उसके जनक थे वर्गीज कुरियन। तो इसलिए इनके जन्मदिन को 26 नवंबर को इनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे अर्थात विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस। लेकिन राष्ट्रीय दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बात आई डेयरी क्षेत्र की, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है भारत में, इसके प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख है मिनेश साहा। मिनेश साहा ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख है। राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है इसके नए प्रमुख बने हैं मिनेश साहा। मिनेश साहा, क्योंकि जो वर्षा यानी जोशी थी, वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की इनसे पहले यानी अध्यक्ष थी, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा हो गया, बने मिनेश साहा बने हैं। एक है विश्व डेयरी विकास बोर्ड, तो विश्व डेयरी जो है जो एक विश्व डेयरी फेडरेशन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर नामक जो है यानी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, क्या है नाबार्ड के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड जो बैंक है इसके साथ समझौता किया है। बात आई है नाबार्ड बैंक की, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी। कब की गई थी, 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवारमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। शिवारामन यानी शिवारमन जो समिति है उनकी सिफारिशों पर 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड के वर्तमान में प्रमुख गोविंदा राजुलू चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला ये नाबार्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं। बात आई है किसने समझौता किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना सन 1935 में की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो एएस राजीव ये वर्तमान में यानी कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं। एएस राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनओ के किस पूर्व महासचिव को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो पुनः चुन लिया गया है यूएनओ के किस पूर्व महासचिव को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आप देख सकते हैं ये कौन है, तो इनका नाम है बान की मून। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बान की मून को चुना गया। बान की मून कहाँ से हैं, दक्षिण कोरिया से हैं ये बान की मून। और ये यूएनओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कौन है वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव है वर्तमान में, उनका नाम है क्या नाम है, एंटोनियो गुतेरस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं और जो 9वें नंबर के हैं ये उनसे पहले थे। तो बान की मून 8वें नंबर के यूएनओ के महासचिव थे और ये दक्षिण कोरिया के हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आचरण आयोग का अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया है। बात आई है यूएनओ की, तो यूएनओ जो है यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। तो जब यानी 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ के जो कार्यवाहक महासचिव के बनाया गया था, यूएनओ के कार्यवाहक महासचिव बने थे। इन्हें प्रथम कार्यवाहक महासचिव कहते हैं। इनका नाम था क्या नाम था, ग्लेडविन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लेडविन जेव ये जो है यूएनओ के प्रथम कार्यवाहक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक वर्ड पर ध्यान देना है कि यूएनओ के प्रथम कार्यवाहक महासचिव थे ग्लेडविन जेव। जब यूएनओ का गठन किया गया था उस समय कार्यवाहक इन्होंने महासचिव बने थे ग्लेडविन जेव, ये जो है अमेरिका के हैं और 24 अक्टूबर सन 1945 से 1 फरवरी सन 1946 तक कार्यवाहक महासचिव रहे थे। जबकि यूएनओ के पूर्ण रूप
रूप से जो महासचिव बने थे प्रथम, उनका नाम था ट्रेंगवेली और ये नॉर्वे से थे। तो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे यदि क्वेश्चन आए तो वे थे ट्रेंगवेली और ये नॉर्वे से थे। लेकिन आए यूएनओ के प्रथम कार्यवाहक महासचिव कौन थे, तो उनका नाम है ग्लेडविन जेब जो अमेरिका से थे। यू थांट ये भी यूएनओ के महासचिव थे और ये प्रथम एशियाई थे, ये म्यांमार से थे। प्रथम एशियाई व्यक्ति जो यूएनओ का महासचिव बना था वो था यू थांट और दूसरे थे बान की मून, ये दक्षिण कोरिया से हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना सन 1894 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये चुना गया बाला देवी को। आंसर ऑप्शन नंबर ए बाला देवी, भारत की महान फुटबॉलर है बाला देवी, इन्हें महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। किन्हें चुना गया, बाला देवी को। बात आई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून सन 1937 को की गई थी। 23 जून सन 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय द्वारिका दिल्ली में है। दिल्ली के द्वारिका में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में प्रमुख प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं वर्तमान में ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रमुख हैं। तो इन्होंने 2020-21 के लिए महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है बाला देवी को। आप देख सकते हैं ये हैं बाला देवी। कौन है, ये हैं बाला देवी। इसी में है कि हाल ही में जो है ये जो है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है, इसने मनीषा कल्याण को महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से चुना गया है। इस वर्ड पर ध्यान देना, महिला इमर्जिंग जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर है 2020-21 के लिए, इनका नाम है मनीषा कल्याण। ये है मनीषा कल्याण। लेकिन जो है फुटबॉलर यानी ऑफ द ईयर महिलाओं में बाला देवी है और इमर्जिंग के लिए चुना गया है मनीषा कल्याण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है, तो ये किया गया उड़ीसा में। आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की बात है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया केरल की पुलिस ने। केरल की जो पुलिस है उसने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉन्च किया महिलाओं को, यानी महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण बनाने के लिए, उनके समृद्धिशील करने के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए जो केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च किया। बात है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने पिनरई विजयन, जिन्होंने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए AI पासवर्ड यानी जो है वर्चुअली असिस्टेंट जिसका नाम है FIDI यानी लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंस FIDI लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया फेडरल बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। फेडरल बैंक के हाल ही में MD और CEO बने हैं कि उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन को हाल ही में फेडरल बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्रित C5+1 बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो हाल ही में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्रित C5+1 बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया उज्बेकिस्तान में। आंसर ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान में किया गया है। बात है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है। बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटक अर्थात एटक की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ऑल इंडिया क्या फुल फॉर्म है एटक की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यानी टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन अर्थात एटक ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक को अनुमति दी है, तो ये दी है 11 क्षेत्रीय भाषाओं में। आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा एटक ने अनुमति दे दी है। एटक की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन और इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी और एटक का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला
राज्य कौन सा बना है जिसने, यानी भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने सोहम AABR प्रणाली को पेश किया है? तो हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने सोहम SOHUM सोहम AABR प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पंजाब ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने इस प्रणाली को लॉन्च किया है। तो सोहम AABR की फुल फॉर्म है, AABR की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम। AABR की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम यानी रिस्पॉन्स सिस्टम, ये AABR की यानी जो है फुल फॉर्म है। तो ये जो प्रणाली है, सोहम जो प्रणाली है, ये क्या कार्य करेगी? जो बच्चे नवजात या शिशु बच्चे हैं उनके जो है श्रवण को देखभाल करेगी, जो सुनने की जो क्षमता होती है उसकी जांच करेगी। ये जो है छोटे बच्चों में श्रवण हानि के प्रभाव में प्रबंधन में मदद करेगी। पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। पंजाब की स्थापना नवंबर 1966 में की गई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर हैं। तो ये जो उपकरण है क्या कार्य करेगा? तो ये सोहम जो उपकरण है, ये जो श्रवण की जो समस्या आती है बच्चों में, नवजात शिशुओं में, उनके प्रबंधन की देखभाल करेगा। ये वो यानी सोहम नामक यानी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्पेस लाइफ मैटर द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्पेस लाइफ मैटर द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, इसके लेखक कौन है? तो ये है हरि पुलककट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरि पुलककट यानी विज्ञान पत्रकार हरि पुलककट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्पेस लाइफ मैटर। ये जो पुस्तक आप देख सकते हैं, यह है स्पेस लाइफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की संवैधानिक मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की संवैधानिक मंजूरी प्रदान की है? तो ये कुरुक्षेत्र में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने का स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है? तो हाल ही में किस राज्य का स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है? तो यह कर्नाटक का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का सरकारी स्कूल है जिसका नाम है स्टोन बिल्डिंग कॉलेज। इस सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है जेफ बेजोस, अंतरिक्ष यात्रा की है इन्होंने 10 मिनट के अंतरिक्ष यात्रा की। इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, ये अंतरिक्ष यात्रा की है और इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ब्लू ओरिजन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? ब्लू ओरिजन। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अरबपति बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले जेफ बेजोस दूसरे अरबपति बने हैं। पहले जो अरबपति थे अंतरिक्ष में जाने वाले वो ब्रिटेन के थे। इनका नाम था रिचर्ड ब्रेंसन ये पहले अरबपति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। दूसरे कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्लू ओरिजन के मालिक जेफ बेजोस। ब्लू ओरिजन तथा अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस दूसरे अरबपति बने हैं। या आप देख सकते हैं ये है मेन, ये बीच में कौन है? जेफ बेजोस हैं। तो इस ये किस अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया? तो इस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? ये जो अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से ये जो अंतरिक्ष जो में गए उस अंतरिक्ष का नाम था न्यू शेफर्ड रॉकेट है। आप देख सकते हैं इससे ये अंतरिक्ष में गए थे। इस अंतरिक्ष यात्रा में 4 अंतरिक्ष यात्री थे। कितने अंतरिक्ष यात्री थे? 4 अंतरिक्ष यात्री थे, जिनमें जेफ बेजोस थे। जेफ बेजोस उनके भाई थे, यानी जेफ बेजोस के भाई मार्क, और एक महिला थी। सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बन चुकी हैं ये महिला हैं, और एक 18 वर्ष के युवा हैं। 18 वर्ष के एक युवा हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बना दिया। सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बना दिया वेली फंक ने। ये अब 82 वर्ष के हैं वेली फंक। और सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बनाया है ओलिवर डेमेन ने सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बना दिया। 18 वर्ष के हैं। तो ये 4 व्यक्ति गए थे अंतरिक्ष में। एक थे जेफ बेजोस, एक उनके भाई मार्क, एक थी वेली फंक जो 82 वर्ष की उम्र में गई हैं और सबसे अधिक उम्र में जाने का रिकॉर्ड बना दिया। एक थे ओलिवर डेमेन, ये 18 वर्ष के हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बना दिया। ये इसमें एक और रिकॉर्ड बनाया गया। यह ऐसी पहली बार यानी बिना पायलट के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में गया। यह पहली ऐसी उड़ान थी जिसे जो है पृथ्वी से ही जो है नियंत्रित किया गया। अर्थात ये जो न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष
यान था, इसमें पायलट नहीं था, पायलट रहित यान था जो अंतरिक्ष में गया, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये जो है दूसरे अरबपति बने हैं, जेफ बेजोस दूसरे अरबपति बने हैं। कौन से अरबपति बने हैं? जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अरबपति बने हैं। इनसे पहले कहते हैं रिचर्ड ब्रेंसन, जो वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष कंपनी के मालिक यानी रिचर्ड ब्रेंसन पहले अरबपति बने थे, और ये ब्रिटेन से हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। और इनके साथ भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी थी जो गई थी श्रीषा बांदला भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अब गए हैं दूसरे व्यक्ति जेफ बेजोस। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।